नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज भारद्वाज अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे समय के बाद में आज हम मिल रहे हैं और एक बहुत ही मैं कह सकता हूं कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और लोगों को इस टॉपिक के बारे में सुनने को बहुत कुछ मिला है, लेकिन उनको एक सही दिशा में इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में नॉलेज प्राप्त अभी तक नहीं हो पाई है। समाज के बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवी इस विषय के ऊपर बात करते हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में एक साफ या स्पष्ट आप देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन इससे संबंधित हमें आज तक नहीं दे पाते हैं। तो आज इसी हमारे टॉपिक पर, जिसका नाम है कास्टिज्म इन इंडियन सोसाइटी, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारा जो ये टॉपिक है, आप देख रहे हैं राजनीति में उसका बहुत ही भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। तो राजनीति में इस विषय का इस्तेमाल, आप देख रहे हैं, इस विषय को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है क्योंकि राजनीति का सीधा सीधा असर आपके और हमारे दैनिक जीवन पर देखने को मिलता है। और सबसे पहले हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करें, उससे पहले मैं आप सभी के सामने वो किताबें रखना चाहता हूं जिन किताबों की मदद से मैंने इस टॉपिक को समझने का प्रयास किया है, और आज आपके सामने टॉपिक मैं रख रहा हूं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए जो मैंने किताबें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको एक एक करके वो किताबें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले हम देख रहे हैं सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। AR देसाई जी की ये बुक है, आप देख पा रहे हैं इसे। ठीक है जी। इसके अलावा सोसाइटी इन इंडिया, डेविड जे मेंडलबैम, ठीक है जी, ये बुक है। इसके बाद कास्ट एंड रेस इन इंडिया, GS घुरिए की किताब है। इसके बाद ब्रेकिंग इंडिया, राजीव मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अरविंद नीलकनंदन जी की किताब है ब्रेकिंग इंडिया। इसके बाद जो हमारे BR अम्बेडकर साहब थे, उनकी किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके बाद निकोलस B. डिक्स की बुक है कास्ट ऑफ माइंड। इस किताब का भी इस्तेमाल हमने किया है। इसके बाद MN श्रीनिवास की बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। इसके बाद वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, अरुण शौरी जी की किताब है, इसका भी हमने इस्तेमाल किया है। इसके बाद AL भसम की किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया वॉल्यूम 1, इसका इस्तेमाल हमने किया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अमंग द हिस्टोरियंस एंड अदर एसेज, बर्नार्ड S. कोहन की किताब है, आप देख सकते हैं। और इस सब के अलावा जो एक बहुत ही चर्चित बुक रही है पिछले दिनों, वर्णा जाति कास्ट, राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन की किताब है, आप देख पा रहे हैं इस बुक को। इन सब किताबों की हेल्प लेकर हमने प्रयास किया है अपने इस विषय की जानकारी हासिल करने का। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो एक मिसकॉन्सेप्शन होता है हमारे लोगों को कि जाति, हमारे भारतीय समाज में जाति शब्द आप देख रहे हैं बहुत चर्चित है, प्रचलन में रहा है। लेकिन अब जो जाति के लिए जो हम आप देख रहे हैं ब्रिटिश रूल के दौरान अंग्रेजों ने जो शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का उन्होंने आप देख रहे हैं उसके लिए प्रयोग किया कास्ट। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो जाति जो शब्द है वो भारतीय समाज में किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, और जो कास्ट शब्द है वो यूरोपियन जो उन्होंने एक मतलब आप देख रहे हैं फैमिलियर जो वर्ड ढूंढा अपनी डिक्शनरी में से, वो कास्ट वर्ड ढूंढा जो उन्होंने भारत में जाति के लिए इस्तेमाल किया। तो कि कास्ट जो वर्ड है जो यूरोपियन आप देख रहे हैं ट्रेडिशंस का है, तो क्या ये दोनों एक हैं या इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग इंडियन सोसाइटी और यूरोपियन सोसाइटी में एक हैं या अलग हैं? तो
तो इसके ऊपर चलिए हम लोग अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जाति शब्द की। देखिए, जाति शब्द का जो इस्तेमाल हम लोग देखते हैं, जाति शब्द लेटर वैदिक पीरियड के बाद में और उसके भी बहुत बाद में, और रफली अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड आप देख रहे हैं कि जो ये हमारा जो कॉमन एरा है जो शुरू होता है, यानी कि करीबन आज के 2000 साल पहले, ठीक है जी, इसके 2000 साल पहले ये हमें शब्द प्रयोग में दिखाई देता है, जाति। ठीक है जी। देखिए, जाति शब्द का जो आप देख रहे हैं समय समय पर जो जाति शब्द है वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल किया गया है। टर्मिनोलॉजी जो है वो समय बदलने के बाद आप देख रहे हैं उस शब्द का शाब्दिक अर्थ बदल जा रहा है। जैसे शुरुआत में इनिशियल लेवल पर जब जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता था तो ये एक कम्युनिटी, एक अलग से आप देख रहे हैं कि ट्राइब को दिखाने के लिए, एक अलग समुदाय को दिखाने के लिए ये चीज इस्तेमाल होती थी। लेकिन कालांतर में समय बीतने के बाद जाति शब्द का प्रयोग एक ऐसे आप देख रहे हैं सोशल क्लासेस को डिफाइन करने के लिए हो जाता है जो अपने आप में बहुत ही रिजिड थी, जिनके नियम अपने आप में बहुत ही कठोर थे। तो ये तो जाति शब्द की उत्पत्ति हुई, जाति शब्द का अर्थ हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कास्ट वर्ड। जो कास्ट वर्ड है वो आया है, जो कास्टा शब्द है जो एक स्पेनिश और पोर्तुगीज भाषा के अंदर बड़ा प्रचलित शब्द रहा है, कास्टा, वहां से ये शब्द आया है कास्ट। अब कास्टा शब्द का जो मतलब है वो आप देख रहे हैं यूरोपियन ट्रेडिशन में इसका मतलब है रेस, यानी नस्ल, ब्रीड। ठीक है जी। जैसे ब्रीड आप देख रहे हैं अलग अलग अंग्रेजों ने, यूरोपियन लोगों ने दुनिया के विभिन्न लोगों का नस्लीय आप देख रहे हैं विभाजन कर रखा था। वो अपने आप को रेशियल सुप्रीमेसी के तहत अपने आप को वो श्रेष्ठ मानते थे कि उनका जो स्किन कलर है वो फेयर है, वो गोरा है। और जो भी उसके बाद के जो हम लोग आते हैं, चाहे वो भारतीय हों, चाहे वो एशियन हों, चाहे वो अमेरिकन्स हों, चाहे वो नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, कोई भी हों, अफ्रीकन्स हों, वो उनके लिए नॉन वाइट यानी ब्लैक्स हैं या मिक्स्ड कलर रेसेस हैं, तो ये सब हैं। तो यूरोप में ये शब्द आप देख रहे हैं कि एक ब्रीड को दिखाने के लिए, नस्ल को दिखाने के लिए ये शब्द, या ट्राइब को दिखाने के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कास्ट शब्द, अब आप देख पा रहे होंगे अंतर है इनमें। भारत में जो जाति शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और आप देख रहे हैं यूरोप में, इसका मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, अगर हम लोग भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में जब जाति व्यवस्था आती है, जाति व्यवस्था आने के बाद भारतीय समाज में जो विभाजन था समाज का, वो हॉरिजॉन्टल विभाजन था। यानी कि भारतीय समाज में एक कास्ट की दूसरे कास्ट पर इंटरडिपेंडेंसी थी। कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं था, किसी एक कास्ट का काम दूसरी कास्ट के बिना नहीं चलता था। सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे पर डिपेंड होकर समाज के अंदर काम करते थे। कोई इस तरह का भेदभाव ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये भेदभाव नहीं था तो बाद में ये भेदभाव कैसे बना? तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम लोग इसके अपोजिट, अगर हम लोग यूरोपियन सोसाइटी की बात करें तो यूरोपियन सोसाइटी में जो उनका डिवीजन है वो आप देख रहे हैं वर्टिकल डिवीजन है। वर्टिकल डिवीजन में यानी कि वो एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के ऊपर रखते हैं। जैसे कि उन्होंने जो यूरोप की जो कम्युनिटी है, जिनको वो लोग रेशियल सुप्रीम कम्युनिटी समझते हैं और वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, यानी कि गोरे रंग को वो स्किन कलर को लेकर अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। उसके बाद जो क्लास डिवीजन होता था वो वर्टिकल होता था, जिसमें आप देख रहे हैं स्लेव्स होते थे, ठीक है जी, और अदर जो स्किन कलर के आधार पर जो रेसेस बनाई हुई थी, नस्लें बनाई हुई थी उन्होंने, बाकी लोग आते थे, उनके बाद आते थे। वो इन्फीरियर
आप देख रहे हैं कैटेगरीज में आते थे। तो आप देख रहे हैं भारतीय समाज में जाति और यूरोपियन सोसाइटी के अंदर कास्ट, ये दोनों शब्द एक दूसरे के समानांतर शब्द नहीं हैं, और अंग्रेजों को जो भी फेमिलियर लगा उस समय उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल कर लिया। अब आप कहेंगे जी नाम में क्या रखा है, नाम तो कुछ भी हो, हमें तो उसकी जो समझ है उसको लेकर बात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है नाम में, लेकिन देखिए जी नाम कई बार किसी चीज का जो नाम होता है वो उसकी उत्पत्ति और उसके जो उस समय का जो आप देख रहे हैं प्रयोग था, किस कॉन्टेक्स्ट में वो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ये हमें दिखाता है। तो अभी हम लोग ये कास्ट जो वर्ड है और जो कि यूरोपियन सोसाइटी से आया, और जो जाति शब्द है जो भारतीय समाज में प्रचलन में था, इसके बारे में हमने बात की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय समाज में जो आप वर्ण सिस्टम को देखते हैं वो वर्ण सिस्टम क्या था। और कुछ लोग, अब यहाँ पर एक और आप देख रहे हैं कंफ्यूजन होता है कि कुछ लोग वर्ण सिस्टम को कास्ट सिस्टम समझते हैं, जबकि ये बिल्कुल आप देख रहे हैं गलत है। वर्ण सिस्टम अलग चीज थी, कास्ट सिस्टम अलग चीज है। अब समझते हैं इन दोनों में फर्क क्या था। ठीक है जी, तो देखिए वर्ण सिस्टम जो वैदिक जो सोसाइटी थी हमारे भारत की, वैदिक सोसाइटी के अंदर आप देख रहे हैं कि जो उस समय के जो सोशल डिवीजन था वो वर्ण सिस्टम पर आधारित था। वर्ण सिस्टम में 4 कैटेगरीज में समाज को बांटा हुआ था, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य, उसके बाद में शूद्र। अब देखिए इनकी कैटेगरीज जो थी वो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज थी, यानी कि कर्म के आधार पर जो भी ये काम ये लोग प्रोफेशन ये लोग करते थे, चुनते थे, तो उसके आधार पर इनका जो आप देख रहे कैटेगरी है वो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसाइड होती थी। अब सवाल पैदा होता है कि क्या वर्ण सिस्टम में अपने वर्ण को बदला जा सकता है? जी बिल्कुल, अपने वर्ण को बदला जा सकता था। वर्ण व्यवस्था की सबसे आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही डिस्टिंक्ट जो उसका फीचर है वो यही है कि वर्ण सिस्टम में आप अपना वर्ण बदल सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई बच्चा ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण पिता के घर में जन्म हुआ, जिसका ब्राह्मण का काम मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं कि कैसे ये जो वर्क डिवीजन था समाज में कैसे था। देखिए जो पूजा पाठ का काम जो करते थे, जो लोग शिक्षा का काम करते थे, यज्ञ हवन का काम करते थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। अब यहाँ पर जाति नहीं है, ये वर्ण है। अभी हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा वर्ण जाति से कैसे भिन्न है। तो दूसरा जो कैटेगरीज होती थी वर्ण सिस्टम में वो होती थी आपके क्षत्रिय की। क्षत्रिय का काम क्या होता था? राजकाज को चलाना, युद्ध के अंदर, बैटल के अंदर लड़ाइयां लड़ना, ये काम क्षत्रिय के होते थे। इसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य का काम क्या होता था? वैश्य का काम होता था कृषि करना, पशु पालना, व्यापार करना, ये काम वैश्य के होते थे। अब फोर्थ जो कैटेगरी है हमारी वो है शूद्र की। शूद्र, अब देखिए आज के समय में जो शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और जो उस समय में जो शूद्र शब्द प्रचलन में था वर्ण व्यवस्था के आधार पर, वो दोनों में बहुत ही भिन्नता है। वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र होते थे वो कोई जन्म से निर्धारित नहीं होते थे, वो कर्म के आधार पर निर्धारित होते थे। और कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को बदलकर, अपने प्रोफेशन को बदलकर वो अपने वर्ण को बदल सकता था। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण पिता के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो बच्चे की जो रुचि है वो आप देख रहे हैं खेती करने में है, पशु पालने में है, तो उस ब्राह्मण पिता का जो बेटा है वो कहलाएगा वैश्य। या मान लीजिए कोई वैश्य परिवार में, वैश्य पिता के घर में किसी बेटे का जन्म हुआ और उसका युद्ध क्षेत्र में बड़ा उसकी रुचि है, तो वो जो बच्चा है वो वैश्य पिता का क्षत्रिय बेटा कहलाएगा। और उसी प्रकार शूद्र पिता के घर में जन्मे बेटे का अगर विद्या यानी एजुकेशन के अंदर उसका रुचि है, पूजा पाठ में उसकी रुचि है, तो उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। और ऐसा बहुत सारे जगहों पर वर्णन भी हमें देखने को मिलता है, वेदों में इसका वर्णन है
कि एक ही परिवार में अनेक अनेक वर्णों के लोग एक साथ मिलकर एक साथ में रहा करते थे। तो जो वर्ण व्यवस्था है उसका निर्धारण आपके प्रोफेशन से होता था, आपके कर्म से होता था। जैसे वर्तमान में हम लोग देखते हैं भाई, जो व्यक्ति जितना मेहनत करेगा, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है, तो समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है, समाज में जो उसका काम है, हमारे देश में प्रशासन में जो उसका काम है, वो उसके ओहदे के अनुरूप, उसकी मेहनत के अनुरूप तय होता है। कोई व्यक्ति अगर चपरासी है, डी ग्रुप में लगा है, तो उसका काम फिर उसी के अकॉर्डिंग उसकी मेहनत है और उसी के अकॉर्डिंग उसको काम मिलता है। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा देखने को चाहिए। अब जो वर्ण व्यवस्था है वो आपके कर्म पर आधारित थी, और जो जाति व्यवस्था थी वो व्यक्ति के जन्म के आधार पर होती थी। अगर आप वर्ण व्यवस्था को बदले जा सकते थे, लेकिन बाद में जो जाति व्यवस्था ने वर्ण व्यवस्था की जगह ली, जाति व्यवस्था में आप एक जाति में जहां पैदा हो गए, आप अपनी जाति बदल नहीं सकते। जाति व्यवस्था की जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है। अब हम लोग बात करते हैं कि सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि जी वर्ण व्यवस्था जो आप बता रहे हैं ये तो बड़ी सुंदर व्यवस्था थी समाज के अंदर, और ये व्यवस्था ठीक भी है भाई, कोई भी व्यक्ति जो भी कर्म करे उसके आधार पर उसका वर्ण तय होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने अच्छे समाज के अंदर, इतने अच्छे भारतीय समाज की जो इतनी विशेषता थी वर्ण व्यवस्था, उसको हटाकर जाति व्यवस्था हमने क्यों लाए, ये एक सवाल है। तो इस सवाल के जवाब देने के लिए हम लोग उनको लेटर वैदिक पीरियड में जाना पड़ेगा। अब देखिए लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है। लेटर वैदिक पीरियड में सबसे पहला जो काम होता है, देखिए कोई भी संस्कृति है, कोई भी धर्म है, कोई भी समाज है, वो अपने एक समय में आप देख रहे हैं हाईएस्ट पीक पर होता है, वो अपनी ग्रोथ के, अपने प्रोग्रेस के एकदम हाईएस्ट पीक पे होता है, लेकिन उसके बाद उसका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। वहीं भारतीय समाज और संस्कृति और हमारे धर्म के साथ में भी हुआ। होता क्या है कि हमारे धर्म के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर बहुत सारी बुराइयां आ गई, बहुत सारे अंधविश्वास आ गए, और धर्मांध होने की वजह से बहुत सारी जो मैल प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे समाज में प्रचलित हो गई, जिस वजह से धीरे धीरे आप देख रहे हैं जो मजबूत और ताकतवर लोग थे वो सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे, आप देख रहे हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में जो बहुत सारे आप देख रहे हैं जो पोस्ट होती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो हेरिडिटरी हो गई थी, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र भी वही काम करेगा। ऐसा उदाहरण हमें आप देखते हैं समुद्रगुप्ता के समय में भी देखने को मिलता है। समुद्रगुप्ता के जो कोर्ट पोएट थे, उनके मिनिस्टर थे, आप देख रहे हैं हरिसेना। हरिसेना जो थे वो महादंड नायक थे, ठीक है जी, संधि विग्रहिका भी थे, और आप देख रहे हैं महामात्य भी थे। तो यानी कि वो, और उन्होंने अपने पिता की, महादंड नायक उनके पिताजी भी थे, और उनके पिताजी के बाद, हरिसेना के पिताजी के बाद ये पोस्ट उनको हेरिडिटरी में मिल गई, उनको वंशानुगत ये पोस्ट उनको दे दी गई। तो आप देख रहे हैं इस तरह की जो बुराइयां हैं समाज के अंदर, इस तरह की बुराइयां आ जाती हैं। और इसके बाद, इसके साथ साथ भारत में बहुत सारे आप देख रहे हैं फॉरेन से जो ट्राइब आ रहे थे, सेंट्रल एशिया से बहुत सारे ट्राइब भारत के अंदर अटैक कर रहे थे, ठीक है, जिनमें शक हैं, हुण हैं, ठीक है जी, लेटर ऑन फिर अरब्स आते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं आप देख रहे हैं, जो ग्रीक्स हैं, इसके साथ साथ में और भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी भारत में आ रही थी। क्योंकि जो आप अगर ध्यान से देखें सेंट्रल एशिया की जो ज्योग्राफी है वो इस तरह की है कि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, भूमि है वो इतनी उपजाऊ नहीं है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत तो आप देखिए हर चीज़ के मामले में आगे है, प्राकृतिक रूप से भी और प्राकृतिक संसाधनों के रूप से भी, और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी कुछ इस तरह की है, हर तरह के मौसम यहाँ पाए जाते हैं। तो वो लोग भारत की तरफ आकर्षित हुए, भारत की जो प्राकृतिक संपदा है उसको लेकर वो लोग बड़े प्रभावित हुए और भारत की तरफ आकर्षित हुए। अब देखिए शक हैं, हुण हैं, ठीक है जी, इनके अलावा और भी जितने भी ट्राइब्स थे आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो पूरी कंप्लीट वापस नहीं गए थे, कुछ लोग यहीं बस गए थे। बाद में उन्होंने
भारतीय संस्कृति से वो लोग इतना अपने आप को उन्होंने, आप देख रहे हैं, अपने आप को जोड़ लिया कि आप फर्क ही नहीं कर सकते कि वो भारत के हैं या वो विदेशी हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग आए भारत में, अटैक हो रहे थे भारत के अंदर, और ये भी भारत का हिस्सा बनते जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है, देखिए जी, एक घड़ा या एक कंटेनर पानी से भरा हुआ है, अब उसके अंदर और पानी डालेंगे तो ऑब्वियस बात है कुछ पानी को बाहर हटाना पड़ेगा। और यही होता है जब ये सारी जो आप देख रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज भारत पर अटैक कर रही थी, भारत में बस रही थी, तो जो भारत में पहले से उस समय में जो सबसे कमजोर हालात में जो लोग थे, जो एक वर्ग था, सेक्शन था, वो अब धीरे धीरे सोसाइटी में उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। बाद में आप देखते हैं कि सबसे पहला भारत पर अटैक अरब की तरफ से 712 एडी के अंदर होता है, 712 एडी के अंदर होता है। और इसमें अब यहाँ तक तो देखिए, इनसे पहले जो भी अटैक हो रहे थे उनका ये क्वालिटी थी कि वो भारत की संस्कृति में घुल मिल गए। लेकिन अरबों ने जब अटैक किया भारत के अंदर, तो यहाँ पर फर्क ये था कि उनके पास में अपना खुद का एक कल्चर था और अपना खुद का एक, आप देख रहे हैं, ऐसा रिलीजन था जिसको लेकर वो बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते थे, जो कि इस्लाम। और वो भारत में सिर्फ यहाँ पर लूट करने या धन संपदा की लूट करने नहीं आए थे, वो भारत में, पूरे विश्व में जो अरब से लोग चले थे उनका काम था इस्लाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना, इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना। और इसके तहत इन्होंने भारत पर लगातार अटैक किए। और अब देखिए, जब दो कल्चर या दो अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस जब एक दूसरे से टकराते हैं और एक बहुत लंबे समय का जो स्ट्रगल रहता है, उसके दौरान आप देख रहे हैं होता ये है कि उनका प्रभाव हम पर पड़ा और हमारा प्रभाव उन पर भी पड़ा। अब समझते हैं इस बात को, जो मतलब इंटरमिक्सिंग जो हो रही है कल्चर की। अब देखिए, भारत में वर्ण व्यवस्था थी जो अपने एकदम पतन की ओर थी। उस समय जब ये अटैक्स हो रहे थे तो भारत में बहुत सारी बुराइयां समाज में आ चुकी थी। और उसी समय में इन, आप देख रहे हैं, फॉरेन इन्वेडर्स का आना होता है, भारत पर अटैक होते हैं। ये लोग, जो आप सेमेटिक रिलीजन की बात करें, अरब के अंदर जो सेमेटिक रिलीजन रहा है, इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले जुडाइज्म आता है, ज्यूज जो लोग हैं उससे जुड़े हुए फॉलोवर हैं उनके। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आती है, क्रिश्चियन लोग उसको फॉलो करते हैं। और बाद में आता है लेटर ऑन इस्लाम, इस्लाम को फॉलो करने वाले मुस्लिम जो लोग हैं। अब सेमेटिक रिलीजन के जितने भी ये लोग रहे हैं, ये लोग आपस में, इनका जो स्ट्रगल रहा है, शुरू से इनका स्ट्रगल रहा है। और जब ये लोग भारत में आता है तो ये लोग एक ट्राइबल लोग थे। अरब का जो कल्चर है वो ट्राइबलिज्म पर डिपेंड करता है। ट्राइब में, जिस ट्राइब में आप पैदा हो गए, आप उस ट्राइब को चेंज नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि जी सर सिमिलर फीचर लग रहा है, कास्ट सिस्टम में भी यही होता है कि जिस कास्ट में आपका जन्म हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसी प्रकार जिस ट्राइब में आपका जन्म हो गया वो ब्लड लीनेज पर आधारित है, ब्लड रिलेशन पर ये जो आप देख रहे हैं ट्राइब्स आधारित होते थे। तो इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, भारत में इनका आना होता है और भारत की जो वर्ण व्यवस्था थी जो कि एकदम पतन की ओर थी, और इनका ट्राइबलिज्म जब आपस में मिलते हैं तो भारत की समाज ने, अब ये जो इंटरमिक्सिंग होगी कल्चर की, लोगों की, बाहर से आ रहे विदेशी लोग और भारत के लोगों की जो इंटरमिक्सिंग हो रही है, इसको लेकर भारत की समाज ने एक, आप देख रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म तैयार किया जो बाद में बहुत तकलीफों की वजह बना समाज के लिए, जिसका नाम है जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, जिसके जो शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग अंग्रेजी में, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था का जन्म, इस कुरूपता का जन्म आप देख रहे हैं, वर्ण व्यवस्था के पतन, और भारत में विदेश से आए जो कबीलावादी लोग थे, ट्राइबलिज्म जो लोग थे, उनके मिलने से, इन सभ्यताओं के मिलने से आप देख रहे हैं भारत के अंदर एक नई बुराई का जन्म होता है, एक नई कुरूपित सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है, जिसको जाति व्यवस्था भारत में कहा गया। और आप देख रहे हैं बाद में जब 1206 में
कुतुबुद्दीन ऐबक जब पहला भारत के अंदर दिल्ली का पहला सुल्तान बनते हैं, उसके बाद में पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर मुस्लिम रूलर्स अपने आप देख रहे हैं स्टेट को इस्टेब्लिश करते हैं। तो उस समय में उन्होंने जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो हिंदुज़म को फॉलो करते थे या बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, जैनिज़्म को फॉलो करते थे, उनको उन्होंने एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से उनको, देखिए आप किसी को तब तक उस पर शासन नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको कमज़ोर ना बना दें, जब तक कि आप उसको उसको दिमाग में आप ये बात सेट ना कर दें कि भाई आप उनसे बहुत सारी चीज़ों में इन्फीरियर हैं। जो इन्फीरियरिटी का भाव है तब तक भारतीय समाज में नहीं आएगा जब तक भारतीय समाज को गुलाम बनाना पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए ये जो फॉरेन जो मुस्लिम रूलर्स आए थे, इन्होंने एक और तरीका अपनाया। इन्होंने समाज में उस समय जो हमारे भारतीय जो समाज था हमारा, जो हमारा धर्म के जो ठेकेदार थे उस समय के, जो उनको इन्होंने अपने साथ में मिलाना शुरू किया। बहुत ही दुख की बात है कि कुछ धन के लालच में या कहें कि उस समय अपनी जान, अपने प्राणों की रक्षा के लालच में कुछ लोगों ने इन दुराचारियों का साथ भी दिया। और उससे ये होता है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का सबसे गंदा रूप देखने को उस समय मिलता है, जिसके निशान भारत को आज़ादी मिलने के बाद आज भी हम लोग अपने समाज पर देख सकते हैं, जो भेदभाव के निशान हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ये फॉरेन रूलर्स थे जो भारत में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिए थे, सल्तनत पीरियड हो या उसके बाद में मुगल पीरियड हो या उसके बाद में आप देख रहे हैं जो लेटर मुगल्स के समय में जो नए नए जो स्टेट थे, जैसे हैदराबाद है, अवध है, लखनऊ है, ठीक है जी, ये जो अलग अलग जो आप देख रहे हैं स्टेट जो इस्टेब्लिश हुए जिनके रूलर्स मुस्लिम थे, बीजापुर है, गोलकोंडा है, आपका मैसूर है, ठीक है जी, ये जितने भी स्टेट थे, बंगाल है, इनके अंदर जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने इस चीज को और आगे बढ़ाया, एक लेवल तक आगे बढ़ाया और भारतीय समाज में विभेद पैदा किया। आप देखेंगे जब ये रूल कर रहे थे हमारे समाज, हमारे देश पर, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ देश को लूटा नहीं, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने हमारे जो धर्म ग्रंथ थे, जो हमारे ऐतिहासिक जो आप देख रहे हैं ग्रंथ थे, उन सबको जला डाला। और सच कहें तो हमारा एक तरह से हमारा जो गौरवमयी इतिहास था उसको उन्होंने नष्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी समाज जिसका इतिहास, जो अपना जो भी राष्ट्र, जो भी समाज जो अपना इतिहास भूल गया है, उसको नष्ट करना बहुत आसान होता है, और वही इन्होंने हमारे साथ किया। और फिर इसके बाद में आप देखते हैं मॉडर्न पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि भारत में एक जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ नए प्लेयर्स की एंट्री होती है। ये यूरोपियन प्लेयर्स थे, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर डच आए, उसके बाद में फ्रेंच का भी आना हुआ, और फिर जो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में एंट्री होती है यहाँ पर ब्रिटिश की। और ब्रिटिश ने जो उनसे पहले भारत में रूलर रहे, जो मुस्लिम रूलर्स रहे, उनके काम को एक अलग ही लेवल पर लेकर गए। भारतीय समाज को गुमराह करने का, जाति के नाम पर विभेद पैदा करने का जो काम मुस्लिम रूलर्स इतने बढ़िया ढंग से नहीं कर पाए, उसको और भी अच्छे ढंग से करने का काम किया इन ब्रिटिश रूलर्स ने। भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान इन्होंने क्या किया? सवाल पैदा होता है कि हाँ जी, इन्होंने क्या किया? देखिए, मुस्लिम रूलर्स ने तो भारतीय जो धर्म ग्रंथ थे, भारतीय जो इतिहास था, उससे जुड़े जितने भी हमारे टेक्स्ट थे, हमारी स्क्रिप्ट थी, उनको जला डाला, उनको नष्ट कर डाला, मंदिरों को तोड़ डाला। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने ना सिर्फ अंग्रेजों ने इसको बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से इसको चेंज करने का, उसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें डाल दी गई जो जिसका दूर दूर तक हमारे उस समय के समाज से या हमारे जो संस्कृति से कोई लेना देना ही नहीं था, हमारे धर्म ग्रंथों में। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, अंग्रेज ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुगल पीरियड के दौरान
भारत में हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म को धारण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा, उस समय आप कहेंगे, पाप हो गया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को धारण करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। अपने धार्मिक जो उसके रीति रिवाज हैं उसको फॉलो करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं था। और इसीलिए होता ये है कि हमारे जो देश की जो भाषा थी, जो संस्कृत भाषा थी, जो उस समय के जितने भी हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, हमारी जो पुराने समय की जितने भी वेद वगैरह हैं, जो भी हमारी आप देखें वो वैदिक संस्कृत भाषा में है। तो उस संस्कृत भाषा को हम लोगों ने भुला दिया। और इन अंग्रेजों ने क्या किया, जब ये लोग आए, आप देख रहे हैं जर्मन जो स्कॉलर रहे मैक्स मुलर, उसके बाद में विलियम जोन्स रहे हैं, और भी बहुत सारे आप देख रहे हैं जो ब्रिटिश स्कॉलर्स जब भारत में आते हैं तो उन्होंने भारतीय जो भाषाएं हैं और स्पेशली मैं कहूँगा संस्कृत और पर्शियन को स्टडी किया। उसमें उन्होंने आप देख रहे हैं महारत हासिल की, और फिर भारतीय जो भी ग्रंथ थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, उनमें उन्होंने चेंजेस करने का काम शुरू किया। बहुत ही आप देख रहे हैं प्लान्ड एक तरीके से उन्होंने इस काम को किया, अंजाम दिया, और फिर बाद में उन्होंने इन धर्म ग्रंथों को लेकर दिखाया, देखिए आपके धर्म ग्रंथों में तो ये चीजें शामिल की गई हैं। और हमें वही उन्होंने भी जो मुस्लिम रूलर्स ने किया, उन्होंने हमें इन्फीरियरिटी का भाव हमारे दिलों में जगा दिया, जाति के नाम पर इतना भेदभाव किया। क्योंकि आप सभी को पता है अंग्रेजों की रूल करने की एक पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उनकी, उसके तहत अंग्रेजों ने काम किया। और इस तरह से आप देख रहे हैं भारतीय समाज में जो विभेद है वो बहुत ही चरम पर पहुंच गया अंग्रेजों के समय में। और अंग्रेजों ने बहुत सारी आप देख रहे हैं समाज को विभाजन करने के लिए एक थ्योरी दी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। अब हास्यास्पद बात है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक नहीं मिला, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकार जो आज भी उस जो ब्रिटिश जो रूल था भारत में, या उनकी जो भारतीयों के प्रति एक भारतीय संस्कृति के प्रति जो एक नफरत की भावना थी, उसको कुछ भारतीय इतिहासकार आज भी उसको लागू किए हुए हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमें अब बंद कर देना चाहिए, इन चीज़ों को बंद होना चाहिए। और आज अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें तो देखिए ये सब चीज़ जो देखिए, चाहे मुस्लिम रूलर्स ने किया हो हमारे अंदर समाज के अंदर विभेद पैदा करने का प्रयास, चाहे वो ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे समाज में आप देख रहे हैं डिफरेंसेस जो हैं कास्ट के बेसिस पर जो बढ़े हैं, तो देखिए इन सब के दौरान कुछ हमारे बंधु, हमारे भाई लोग, हमारे ही जो अपने थे, उनके साथ में बहुत गलत भी हुआ। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी जिनको बेसिक नेसेसिटीज से भी उनको दूर रखा गया और उनके साथ बहुत गलत हुआ। जो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको उनसे भी वंचित किया गया। मैं एक भारतीय होने के नाते उन सभी हमारे पूर्वजों से मैं ये माफी मांगता हूं कि उनको साथ में इस तरह का भेदभाव उनको देखने को मिला हमारे समाज में, हमारे देश में, और उसका हमें बड़ा दुख है। और आगे हम सभी भारतीय इस तरह का प्रयास करेंगे कि ये चीजें आगे समाज में ना हो। अंग्रेज आ चुके हैं, लेकिन जाति भेदभाव आज भी भारत में वैसे का वैसा ही बना हुआ है। और मैं तो ये कहूंगा कि राजनीति ने इस जातीय व्यवस्था को एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया है। इसको राजनीतिक हथियार के रूप में वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इसको इस्तेमाल किया है। और जिन लोगों को जाति के नाम पर आप देख रहे हैं,
अक्सर ये बात होती है कि भाई जो लोग जो वीकर सेक्शंस हैं, जो लोग आप देख रहे हैं सोशली और इकोनॉमिकली जो कम्युनिटीज रह गई पीछे, उनको हमारे भारतीय संविधान ने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया। बाद में एक और कैटेगरी को शामिल किया गया जिसे कहा गया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब आप देख रहे हैं जो नेता इन जातियों के होकर ये दावा करते हैं कि हम अपनी जातियों के लिए लड़ते हैं, आप देखिए आज भी हमने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जो आज़ादी के बाद उनकी 4-4 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, आज तक उनके परिवार में कोई भी 10वीं पास के भी आगे नहीं बढ़ पाया है, आज तक भी। तो ये एक बहुत ही मतलब चिंता का विषय है कि जो लोग जाति की राजनीति करते हैं और उस जाति को, जिस जाति के लिए वो कहते हैं कि हम लोग इसके नेता हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, उन जाति को आज तक वो लोग पीछे रखे हुए हैं, उनका विकास आज तक उन्होंने नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग विकसित हो गए, इन्होंने विकास कर लिया, पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, एजुकेशन प्राप्त कर ली, तो जो जाति के नाम पर जो विभेदन आज भी राजनीति जो लोग करते हैं वो बंद हो जाएगा। जब भारतीय जनता आप देख रहे हैं पढ़ी लिखी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो जाति के नाम पर कोई वोट देने वाला नहीं है। और ये इन जाति के ठेकेदार जो राजनेता हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए ये कभी नहीं चाहते कि जिन जातियों को तथाकथित ये लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उन जातियों के लोगों का विकास हो, ये कभी नहीं चाहते। लेकिन मैं अपनी भारतीय जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आप लोग पिछले कुछ समय से जो भारत में परिवर्तन हुए हैं उसमें बहुत सारे जातीय बंधन, जातीय भेदभाव टूटे हैं, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस जातीय विभेदन को दूर करने का प्रयास भी कर रही है। हमें मिलकर इस जातीय जो भेदभाव की जो बेड़ियां हैं, जो हमारे भारतीय समाज की जो लोगों की मानसिकता पर पड़ी हुई हैं, हमें इन्हें दूर करने का प्रयास करना है, हमें इन्हें तोड़ने का प्रयास करना है। सबसे पहले ये जातीय जो बंधनों की जो बेड़ियां हैं, मानसिक जो बेड़ियां हैं हमने जो धारण कर रखी हैं, सबसे पहले हम अपने मन से इनको निकालें और उसके बाद में हम समाज से इसको खत्म करने का प्रयास करें। देखिए, मैं इस बात से बहुत मैं दुखी हो जाता हूं जब मैं देखता हूं कि हमारे अपने लोगों के साथ उनको मंदिरों में जाने से रोका गया, उनको अपने भगवान की, अपने आराध्यों की पूजा करने से रोका गया, उनको आप देख रहे कुओं और तालाबों से पानी लेने के लिए रोका गया, उनके साथ में इतना भेदभाव हुआ। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। और लेकिन मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहूंगा, आज के समय में आप देखिए जो लोग, जिनके पूर्वजों ने ये भेदभाव को सहन किया, इस भेदभाव के शिकार रहे, इस शोषण के शिकार रहे, देखिए अब समय है कि हम अपनी पुरानी गलतियों को खत्म करें। ये नफरत खत्म होनी चाहिए। ये नफरत जो जाति के नाम पर हमारे समाज में बहुत लंबे समय तक बनी रही है, इस नफरत को खत्म किया जाना चाहिए और इसको हम सब मिलकर खत्म करेंगे। देखिए, जिनके पूर्वजों के साथ में ये हुआ और जिनके पूर्वजों ने किया, ना तो भाई जिनके पूर्वजों ने ऐसा किया उनकी गलती है, और जिनके पूर्वजों के साथ में ये सब हुआ, आप देख रहे हैं, आपने वो दर्द तकलीफ देखा नहीं, उसको महसूस नहीं किया। हालांकि देखिए, कहते हैं कि जेनेटिकली इसका प्रभाव कम्युनिटीज पर देखने को आता है, मिलता है, लेकिन फिर भी अब ये समय है, ये दौर है जब हम अपने भाई बंधुओं को प्रेम से, बिना किसी भेदभाव के अपने गले से लगाएं और ये जो जातीय भेदभाव की जो चीजें हैं उसको हम लोग खत्म करने का, जातीय भेदभाव खत्म करने का प्रयास करें और भारतीय समाज को एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ाएं, भारत को पूरी दुनिया में सर्वशक्तिशाली, शक्तिमान बनाएं, ताकतवर बनाएं, और भारत जो किसी समय विश्व गुरु था, उस परम पद विश्व गुरु के पद पर भारत पुनः आसीन हो, ऐसी मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं। आपके जो कमेंट हैं, कमेंट के द्वारा आपके जो इस
वीडियो के ऊपर जो आपके विचार हैं वो हमें आप ज़रूर बताएं। आपके जो भी सुझाव हैं वो आप हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन इसी प्रकार देते रहें। धन्यवाद।